व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया। जैसे जिन लोगों को दुनिया पहले जानती थी उनको शामिल किया और उन सबको 2-2 करोड़ रुपए दिए और कहा कि तुम्हें अगले 7 दिन तक अलग अलग कलर की फटी हुई जींस पहननी है। तो सलमान खान साहब भी लग गए, शाहरुख खान साहब भी लग गए, बड़े बड़े हीरो हीरोइन 7-10 दिन 15 दिन तक रोज फटी हुई जींस पहन रहे थे। तो थोड़े दिन बाद हमारा दिमाग चेंज हुआ कि शायद फटी जींस पहनना ही गर्व है। और फिर मार्केट में फटी हुई जींस आने लग गई। और फिर तो ट्रेंड इतना बदला कि जिसकी जितनी ज्यादा फटी हुई वो उतना बड़ा है। अब देखिए ट्रेंड को ही उल्टा कर दिया पूरा। फटी जींस पहले गरीबी की निशानी थी, अब फटी जींस अमीरी की निशानी हो गई। ये ट्रेंड कैसे बदला? ये सिर्फ देखने से बदला है। इसलिए अगर हम कितने भी अच्छे हैं, उसकी मार्केटिंग करना अगर हमारे को नहीं आता, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना हमारे को नहीं आता, तो हम कितने भी मजबूत हो, हमारा अगर अभियान प्रचार तेज गति से नहीं होगा तो हमारा काम भी तेज गति से प्रसारित नहीं होगा। तो एनिवर्सरी, अभी आदरणीय सुरेंद्र बस जी कहते हैं और सतीश पंडित जी भी कहते थे कि एक अच्छे फंक्शन की तैयारी है ना, हमारी पूरे जीवन की दिशाओं को निर्धारित कर देती है। इस पूरे बिजनेस के अंदर, इस पूरे अभियान के अंदर हमारी अगली स्टेज को निर्धारित कर देती है हमारी तैयारी। अब ये तैयारी, ये अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब सीनियर साथी हैं। मैंने जब ये मीटिंग का आयोजन हो रहा था तो हमने आम आदमी से बात करने की नहीं सोची, क्योंकि इस बार ट्रेंड बदलने वाले हैं एनिवर्सरी का। एनिवर्सरी का ट्रेंड पहले क्या होता था कि लोग जो है अनसिस्टेमेटिक लोग जाते थे और कुछ लोग सिस्टेमेटिक थे, वो अंदर बैठ जाते थे। किसी के कोई टिकट बच जाते थे, बाहर जाकर कोई उसको 400 में बेच देता था, कोई 300 में बेच देता था, लोग खरीद लेते थे और जिसके नहीं आते थे वो ले लेते थे। इस बार हम सब आप लोगों के सहयोग से एक छोटी सी बात जो आगे आपको नहीं बतानी है, जो मैंने कहा, ये अभी केवल हम लोगों ने सोचा है कि इस बार हम पूरे ट्रेंड को बदल देंगे कि एनिवर्सरी के टिकट नहीं मिलते बिना 3 महीने पहले तैयारी किए। और अब इसका पहला ट्रेंड का झलक आप देखेंगे इस एनिवर्सरी में। इस एनिवर्सरी में टोटल टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है और इस बार का लक्ष्य है 2000 आदमियों को फंक्शन के बाहर से भेजना, जो अनसिस्टेमेटिक लोग हैं और वो फंक्शन में नहीं घुस पाए। इसके पूरे पूरे जोरदार इंतजाम पूरी कोर टीम ने कर दिया है। इसके ऊपर हमारी 6 से 7 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप सीनियर साथी हैं इसलिए आपको ये पहले बताना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट ये सारे जो आपको प्रेशर आएगा ना, उसको आपको और मुझे ही झेलना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम आएगी और आपकी टीम जब अंदर नहीं घुस पाएगी तो आपके ऊपर नाराज होगी। और आपकी टीम जब आपके ऊपर नाराज होगी तो आप किस पे नाराज होगे? आप हम लोगों पे नाराज होगे कि सर आ गए, एक आदमी की तो जरूरत है, मेरा बड़ा अफसर आया है, उन दो को तो आप घुसा ही दीजिए, बाकी को अपन देख लेंगे। ऐसे कई तरह की बात आएगी। तो ये बात पहले हम क्लियर कर लें कि ये सोची समझी रणनीति के साथ हम करने जा रहे हैं, सोची समझी, क्योंकि सारी टिकटें फुल है। अब हुआ क्या कि आपकी जो सीनियर साथी हैं उनके पास अगर टिकट है तो आपको अरेंज करनी है पहले। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वहां इस बार कुछ भी मिलने वाला है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। पूरे पूरे ट्रेंड को हम पूरी तरह ध्वस्त करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। आने वाले समय में ट्रेंड ऐसा बनेगा कि एनिवर्सरी में आने वाले व्यक्ति 3 महीने एडवांस में प्लानिंग करेंगे, 3 महीने पहले एडवांस में पास लेंगे और जो एडवांस में पास लेंगे वही जा पाएंगे। अभी हिंदुस्तान में इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से बड़ा कोई वेन्यू हिंदुस्तान में नहीं है। और मजे की बात यह है कि अभी किसी भी वेन्यू का निर्माण भी नहीं चल रहा। निर्माण नहीं चल रहा यानी अगले 5 साल तक भी कोई बड़ा वेन्यू बनने की संभावनाएं हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती। यानी अगली 4 से 5 एनिवर्सरी हमें करनी पड़ेगी। और इस एनिवर्सरी में जब 2000 आदमी बाहर से जाएंगे तो अगली बार हमें कितनी बड़ी सबक मिलेगी, आपका काम कितना सिस्टमेटिक हो जाएगा। आपकी टीम जो धीरे धीरे तैयारी करती थी, अब उसी को जब लाइन में लगना पड़ेगा, जब ट्रेंड बदलेगा तो ये सारी चीजें हमें समझ में आने लगेंगी। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आप कितने अच्छे क्यों ना हो, आपका अभियान कितना अच्छा क्यों ना हो, आपके प्रोडक्ट और आपका प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग करना नहीं जानते तो फिर कुछ भी उसका फायदा नहीं है, आप कितना भी अच्छी। अजीब, अभी बागेश्वर धाम के प्रोग्राम भिलवाड़ा में चल रहा है और आज मैं गया था बागेश्वर धाम के प्रोग्राम में। अब देखिए, अब उनके पास कोई मान लो सिद्धियां हैं, अब सिद्धियां हैं, अगर वो मार्केटिंग नहीं कर रहे होते तो ये आप लोगों को कैसे पता चलता और मुझे कैसे पता चलता? तो उन्होंने मार्केटिंग की, इसलिए आज एक एक दो दो तीन तीन लाख आदमी एक जगह पर मौजूद होते हैं। तो ये तो हो गई आस्था की बात।
लेकिन अगर हमने ये प्रोग्राम हमने सही तरीके से सेट कर दिया तो बहुत बड़ा काम होगा। आप सब सीनियर साथी हैं, तो हमारी ये ड्यूटी थी कि हमारी अंदर जो प्लानिंग चल रही है वो आप लोगों को पूरी तरह से हम अवगत कराएं, ताकि किसी भी तरह का प्रेशर हमारे ऊपर और आपके ऊपर नहीं आए, और पूरी प्लानिंग करें। क्योंकि अगर आपके कोऑर्डिनेटर ने 500 टिकट उसे मिली है, तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है जो 10-20 टिकटें अपने पास दबा के नहीं रखता। उसे पता है इमरजेंसी में काम आने वाली है। तो अब ये 10-20 जो दबी हुई टिकटें हैं ना, वो केवल आप ही को लेनी है। अब आप कैसे ले पाएंगे? गारंटी के साथ आप जिस भी कॉल लीडर से बोलेंगे ना कि सर टिकट दे दो, तो कॉल लीडर कहेगा कि सर इस एनिवर्सरी में मजा नहीं आने वाला। 2026 की जो 25 की एनिवर्सरी होगी ना, वो जोरदार होगी। आवाज आ रही क्या? हुआ? हाँ सर, कैरी ऑन करिए, सही है सर। ओके। 2000 अभी आप किसी कॉल लीडर से मिलेंगे तो वो कहेगा कि नहीं सर, इस महीने की इस साल की एनिवर्सरी अच्छी नहीं होने वाली, 2025 की जो एनिवर्सरी होगी 2025 की वो अच्छी होगी। वो आपको टालने की कोशिश करेगा, वो आपको एक बच्चे की तरह बहलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इसको नाराज भी नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा कह देगा। लेकिन आपको जिद के साथ वो पास लेने हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करना है। जब आप बचपन में अपने माँ बाप के साथ मेले में जाते थे, तो पहली दुकान पर आप एक खिलौने को पकड़कर कहते थे मुझे ये खिलौना चाहिए। उस समय आपके पिताजी माताजी आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते थे। क्या कहते थे कि भाई अभी तो मेला शुरू हुआ है, आगे बहुत बड़े बड़े खिलौने आएंगे। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे पिताजी मुझे फुसला रहे हैं, कोई खिलौना दिलाना नहीं चाहते। लेकिन आपको ये जानकारी थी कि ये मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो आपने क्या प्लान बनाया? आपने सबसे पहले अपने दिमाग को बड़ा किया और सोचा कि अगर मैं घर पर जिद करता तो अब तक मेरी पिटाई हो चुकी होती। लेकिन मेले में मेरे पिताजी और माताजी मेरी पिटाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, इनके मिलने वाले सब आए हैं, और आपको ये पता था कि मेरे यहाँ पर पिटाई नहीं हो सकती। तो आप क्या करते थे? गियर बदलते थे। पहला गियर बदलते थे, रोते थे। दूसरे गियर में चिल्लाते थे। तीसरे गियर में आप वहीं बैठ जाते थे, और चौथे गियर में आप जमीन पर लौटना चालू कर देते थे। तब पिताजी को शर्म आती थी, और पिताजी कहते थे ले ले मेरे बाप, ले ले, मेरी इंसल्ट सब लोगों के सामने बिल्कुल भी मत कर। ठीक उसी तरह आपको यही जिद के साथ जो 10-20 5 15-20 5 आपके अपलाइनों के पास बचे हैं, उनको कैच कर लेना। होगा क्या क्या नुकसान होगा? जैसे आपने 10 ले लिए और 2 पास आपके फ्री रह गए, मान लो कोई नहीं आया, हालांकि ऐसा 1% भी संभावना नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्टेज वाली बात है। 2 बच गए लेकिन उन 2 की वजह से 8 आए हैं, इसे आपको समझना चाहिए। और जो लोग इसे फ्यूचर की प्लानिंग करना सीख जाते हैं, जो फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर जाते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो मेरा एक बार आप सब सीनियर साथियों से फिर एक बार निवेदन है, क्योंकि जिस स्टेज पर आप चल रहे हैं ना, उस पूरी स्टेज पर मुकेश कोठारी और आदरणीय जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर वो चले हुए हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जब एक एक दो दो तीन तीन आदमी को हम सेमिनार में घेर कर लाते थे। हमने वो दिन भी देखे थे जब लोगों को एनिवर्सरी में अपनी गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे। हमने वो दिन भी देखे थे जब लोग मनवार करते थे, हम उनको कहते थे कि अगर एनिवर्सरी में मजा नहीं आया तो तेरे ट्रेन का टिकट मैं दे दूंगा। ऐसे कहकर हम लाते थे, और उसी का नतीजा है कि आज आदरणीय सुरेंद्र बस जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजा राम जी, ये सारे बड़े बड़े लीडर हमारी टीमों में निकले सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इनको एक लीडर मोटिवेट कर कर ले गया था बड़े फंक्शन में, और इन्होंने प्लान देखकर डिसीजन नहीं लिया था, प्लान देखकर तो ज्वाइन किया था, डिसीजन लिया था एनिवर्सरी में आकर कि मुझे ऐसा लीडर बनना है। और आज आदरणीय सुरेंद्र बस, डॉक्टर सुरेंद्र बस आज डायमंड की पोस्ट पर है, आदरणीय विजेंद्र सिंह जी डायमंड है। ये वही लोग हैं जिनको एक दिन जबरदस्ती लेकर गया। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। आदरणीय गुरुदेव पीसी सर भी हमारे बीच में है, आदरणीय सुरेंद्र बस जी भी है, वो भी अपनी बात पे प्रकाश डालेंगे। एक बार फिर निवेदन है कि प्लीज इस बार रिकॉर्ड बनने दीजिए, एक साथ कुछ कर दीजिए कि 2000 लोगों का नंबर एनिवर्सरी में नहीं आए। और एक बार आपने ट्रेंड सेट कर दिया, हमेशा के लिए ट्रेंड सेट हो जाएगा कि एनिवर्सरी में पहले तैयारी करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महावीर सरन जी। और थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली बजाइए सर मुस्कुरा के। मुकेश सर बहुत शानदार सर।
और कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हाउसफुल हो गया, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो यूएस के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए सर, वहाँ पे आप अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दीजिए, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और मुकेश जी ने बहुत ही कम समय में बड़ी बारीकी से बताया है कि एनिवर्सरी का क्यों महत्व है, एनिवर्सरी में क्यों आना इंपॉर्टेंट है, एनिवर्सरी किस तरह से हमारे लाइफ को चेंज करती है। और इसी कड़ी में हमारे बीच में है आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब। मैं एक बार जोरदार तालियों के बीच में वत्स साहब को जरूर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वत्स साहब टूर पे है, मुझे पता है, फैमिली के टूर पे भी है, बिजनेस के टूर पे भी है, और कहीं वादियों में आनंद ले रहे हैं सर। हिमाचल की वादियों में सुबह मेरी बात हुई थी, तब वीडियो कॉल से दिखा रहे थे कि हिमाचल की वादियों में हम आनंद ले रहे हैं। और वत्स साहब बताएंगे कि डायमंड के रोल में एनिवर्सरी का क्या महत्व होता है, कैसे तैयारी की जाए, और कैसे बड़े अचीवरों को लाया जाए, कैसे एक व्यक्ति को एक रात के फोन कॉल से उन्होंने बुलाया, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने हॉल में खड़ा होकर फोन किया था कि आप फ्लाइट पकड़ के आओ, मूर्ति जी को बुलाया था पहली बार, और आज मूर्ति जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं एक बार जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा सुरेंद्र वत्स साहब, वेलकम, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। सभी साथियों को हिमाचल प्रदेश से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिमला से भी लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पे एक सेलिब्रेशन में हूं मैं, और मैंने ये महसूस किया है जैसे जो लोग थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जिनको जानकारी रहती है और जो चार्ट को पढ़ना और समझना जानते हैं, हर शेयर का या शेयर मार्केट का एक चार्ट होता है, तो जो जानकार लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये अभी चार्ट है ना अपर साइड में जाना शुरू कर दिया है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब उनको लगता है कि ये डाउनफॉल में स्टार्ट हो गया है तो फिर वो पैसा निकाल लेते हैं कि भी मार्केट डाउन जाएगी। आरसीएम में जो मैंने महसूस किया, बहुत सारी जगह महसूस किया और स्पेशली यहाँ पे हिमाचल में आके, पहले जहाँ पे आरसीएम एक प्रकार से बंद हो गया था, सेंटर बंद हो गए थे, उसका कारण चाहे तो 2011-12 का जो टफ टाइम था हमारा वो रहा हो, या लोग इधर उधर चले गए हों इस चक्कर में कि और कहीं मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, तो वो ट्रेंड अभी बदल रहा है। उन स्टेशंस पे जहाँ पे पूरी नेगेटिविटी थी वहाँ पॉजिटिविटी है, वहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वहाँ नई नई रॉयल्टियाँ आ रही हैं, और एकदम ट्रेंड अप साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस जाते हुए ट्रेंड में अगर आप ढीले रहे, आपने फिर शेयर मार्केट में ये भी रहता है कि आप जैसे किसी शेयर की कीमत जो है 900 रुपया है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको खरीद लूं, तो वो देखते ही देखते 10 दिन में वो 1200 चला जाता है, तो फिर आपकी खरीदने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि आपने 900 में खरीदने का मन बनाया था। फिर वो 1500-1700 पहुंच जाता है, फिर आपको फिर तो बिल्कुल ही नहीं आप ले पाते, और फिर आप अफसोस करते रहते हैं। जो लोग कहते हैं ना यार वो तेरे पास में है वो वाला, तो आप कहेंगे कि यार मैं तो 900 पे खरीदने वाला था, लेकिन क्या करूं यार, बस बुद्धि जो है ना जवाब दे गई, थोड़ा सा रिस्क लगा मुझे। तो वैसी ही कुछ स्थिति आरसीएम में होने वाली है, क्योंकि अभी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स आ गए हैं। रूल्स में एक अमेंडमेंट आना था बहुत इम्पोर्टेंट, वो अमेंडमेंट आ गया है। विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है, एमबीए बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग विश्वविद्यालयों में हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप करंट अकाउंट आपने खुलवाना है बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसमें कैटेगरीज हैं कि आप जो बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है। आप सेल्स में हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप फर्नीचर के बिजनेस में हैं, आप किस बिजनेस में हैं। उन्होंने एक नई कैटेगरी ऐड की है और वो कैटेगरी है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया है डायरेक्ट सेलिंग को कि ये एक बिजनेस है, ये एक इंडस्ट्री है। तो ये सारे के सारे संकेत बहुत बेहतर हैं। और मॉर्निंग सेशन में अगर आप सुबह जुड़ते हैं आदरणीय टीसी सर के साथ में गुरुकुल में, तो आपको मालूम है कि किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार का विजन है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ, बहुत गर्व महसूस करता हूँ ये कहते हुए कि हम हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कंपनी में हैं। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैं पिछले 12 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। बहुत क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को जानता हूं, मार्केटिंग प्लान की थोड़ी सी समझ है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स की जानकारी है, मिनिस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग को क्या होने की संभावना है उसकी समझ है।
उस आधार पे मैं कह रहा हूं, और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, भावना से बाहर आके कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी का हिस्सा हैं। और ये हमारी बुद्धि का परिणाम नहीं है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए हमने सबसे अच्छी कंपनी चुनी है, अपितु ये परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में शायद कुछ पुण्य किए होंगे। कुछ लोगों को लगता है इस जन्म में तो हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं कि इतनी अच्छी चीज हमें मिल जाएगी। शायद पिछले जन्मों के कर्मों का फल शायद हमें मिला है कि हम इतनी अच्छी कंपनी में हैं, जहाँ पे इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतनी अच्छी लोयल लीडरशिप है, इतने अच्छे संस्कार टीसी सर के माध्यम से हमें दिए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। टर्नओवर वाइज हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। पूरे देश में सिर्फ एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में हमारे से ज़्यादा है टर्नओवर में, और हमें दो नंबर तो पसंद है ही नहीं, हमें एक नंबर ही चाहिए। क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट एक नंबर है, हमारी लीडरशिप एक नंबर है, हमारे टीसी सर विजन में, संस्कारों में, कमिटमेंट में नंबर वन है, आप नंबर वन है, तो फिर नंबर दो हमें पसंद नहीं है। तो अब हमारी यात्रा नंबर वन की तरफ है, और उस प्रकार की तैयारियां हैं, उस प्रकार का उत्साह इस बार एनिवर्सरी में देखने को मिलेगा। कोठारी सर ने आपको बता दिया है कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है, और इस ट्रेंड को आप महसूस कीजिए। बिल्कुल ऐसी चीज़ें रही पिछली 2-3 बार में, लोगों को ये लगने लगा कि यार एनिवर्सरी की टिकट तो बाहर ही मिल जाती है, और कुछ लोगों को ये लगने लगा कि एनिवर्सरी के बाहर कुछ लोग सस्ती बेच देते हैं तो हम तो वहीं से ले लेंगे। तो अभी वो ट्रेंड बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा, और वो बदलना जरूरी है। हमने बहुत गंभीरता के साथ में इस पे विचार किया कि हमने उस ट्रेंड को बदलना है। जो ट्रेंड 2-3 एनिवर्सरी में थोड़ा उतना अच्छा नहीं गया, किसी भी वजह से, कुछ भी कारण रहे हो, तो वो उस गंभीरता को समझते हुए तो ये उचित समझा कि जो हमारे सीनियर साथी हैं, पार्ल एंड अबो साथी हैं, उनके साथ में इस बात को साझा किया जाए। कहीं वो ये नहीं कहें कि सर थोड़ा सा आपने हिंट तो देना था, थोड़ा बताना तो था कि यार बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेता। और कोठारी सर ने है ना आपको हिंट भी दे दिया है कि जब अपलाइन मना करे तो क्या करना है। अब मैंने तो समझ लिया है कि मेरे सामने कोई आके अगर लेटेगा तो मैंने कोठारी सर के सामने जाके लेट जाना है। डुप्लीकेशन का सारा हमारा कार्यक्रम है, तो उनके सामने लेट जाना है। तो वही कुछ व्यवस्था करेंगे, और उनको मैं बोलने वाला हूँ कि सर आपने ही बोला था तो मैं तो वही कर रहा हूँ। तो थोड़ी व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे उसका प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है और दिखने वाला है। तैयारी बहुत अच्छी हम लोग कर रहे हैं। आज दिन में लगभग 1 घंटा हम लोगों ने बातचीत की। जो मैनेजमेंट की टीम है उसने बातचीत की कि किस प्रकार इस एनिवर्सरी के प्रोग्राम को हम पिछली एनिवर्सरियों से बेहतर करें, क्या बेटर हम लोग कर सकते हैं। इस बार रॉयल्टी चीवर्स बहुत हैं जिनको ट्रॉफी मिलने वाली है। मतलब दूसरी कंपनियों के प्रोग्रामों में जितने लोग नहीं जाते उससे ज़्यादा तो हमारे इस बार ट्रॉफी वाले लोग होंगे वहाँ पे। तो उनको किस प्रकार से सम्मान मिले, किस प्रकार से उनकी फोटोग्राफी हो, तो उन सारी चीज़ों की तैयारियों के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बीसी सर ने चूंकि आरसीएम की पहली एनिवर्सरी से लेके हर एनिवर्सरी को उन्होंने न केवल मात्र देखा है, उन्होंने उस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया है, उस प्रकार के अमूल्य सुझाव उनके मिलते रहते हैं कि हम कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बीसी सर के सुझाव हैं, कोठारी सर का जोश है, और जो हमारी नई यंग ब्रिगेड है कोर टीम में भी हम सीनियर जूनियर की एक मर्यादा रखते हैं। जो हमारी यंग टीम है जिसमें महावीर सारंग जी, आप उसका एक उदाहरण अभी हमारे सामने है। तो उन सब के जोश और होश के साथ में हम बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं चूंकि दिल्ली में ही रहता हूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप उस प्रोग्राम में आइए, पहले आइए, थोड़ा टाइम से आइए। और टेक्निकल चीवर को मैं ये भी कहना चाहता हूं, एनिवर्सरी का जो हमारा प्रोग्राम जैसे ही समाप्त होगा सेलिब्रेशन, उसके तुरंत बाद में आदरणीय टीसी सर पार्ल एंड अबव के साथ में कुछ विशेष वार्तालाप करने वाले हैं। तो आप अपनी प्लानिंग ये लेके आइएगा कि आप मीटिंग हॉल से 6:30-7 बजे भी अगर आप निकले तो आप अपनी ट्रेन की व्यवस्थाएं कर पाए। तो वो भी आपने ध्यान में रखना है, उसी प्रकार की प्रिपरेशन के साथ में आप आएँ। प्रोग्राम टाइम पे स्टार्ट होगा। रॉयल्टी चीवर जिनको नए रॉयल्टी चीवर है उनकी अलग से व्यवस्था रहेगी बैठने की, वो टाइम टू टाइम
अभी हम मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम आप सबको बता दिया जाएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन न हो किसी भी तरीके का। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू महावीर सारंग जी। थैंक यस यू सर। सर, थैंक यू। बहुत शानदार सर, बड़े ही कम समय में बताया। वो एक मूर्ति जी वाला एग्जांपल नहीं दिया सर, रात को फोन किया, सुबह ट्रेन फ्लाइट पकड़वाई सर। मैं वो तो आपने बता ही दिया, वो एग्जाम्पल ये, फिर भी मैं उसको ब्रीफ कर दूं। ऐसी एक हमारी आरसीएम की एनिवर्सरी थी, तो हम लोग एक दिन पहले चले जाते हैं, सीनियर लोग जितने भी रहते हैं व्यवस्था देखने के लिए। तो वो एनिवर्सरी थी हमारी त्यागराज स्टेडियम में। तो त्यागराज स्टेडियम बिल्कुल सजा हुआ था और स्टेज वगैरह वहाँ पे बन रहा था। तो स्टेडियम से, वहाँ महावीर सारंग जी थे, सीनियर लीडर्स थे, तो वहाँ से स्टेडियम से मैंने कॉल किया CRN मूर्ति जी को, और CRN मूर्ति जी का एमराल्ड का रिकॉग्निशन उस प्रोग्राम में होने वाला था। और मुझे मालूम था कि वो आ नहीं रहे, वो पहले से बात हो गई थी उनसे, कुछ इस प्रकार की घर में कुछ इश्यूज थे। तो मैंने रात को शायद 11:30-12 बजे मैंने मूर्ति जी को कॉल किया और मैंने कहा, मूर्ति जी कहाँ पे हूँ? उन्होंने बोला, सर मैं घर पे हूँ। मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा, बात लंबी होगी, लेकिन इस दौरान आप पैकिंग शुरू कर दो फोन पे बात करते करते, क्योंकि आपको कल दिल्ली पहुंचना है। तो मैंने लगभग 5 मिनट उनसे बातचीत की कि आपको क्यों आना चाहिए और किस प्रकार की स्थिति है। तो जब मैंने उनसे बातचीत की, हो चूंकि एयरफोर्स में रहे, फौजी आदमी हैं, फास्ट पैकिंग करना जानते हैं, शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, वो रिलेट करेंगे इस बात से। तो जब मैंने 5 मिनट बाद फ़ोन खत्म किया, मूर्ति जी ने बोला कि सर मेरी पैकिंग हो गई है और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ कोचीन एयरपोर्ट के लिए, सुबह पहली फ़्लाइट है, वो फ्लाइट लेके मैं सुबह दिल्ली पहुँच जाऊँगा। और वो सुबह 9 बजे दिल्ली थे। कहानी ये नहीं है कि वो सुबह 9 बजे दिल्ली थे, कहानी ये है उस टाइम जब मूर्ति जी का रिकॉग्निशन था एमराल्ड का, उसके बाद में वो फास्टेस्ट स्टार एमराल्ड बने, फास्टेस्ट रूबी बने और फास्टेस्ट कोर लीडर बने। तो एक एनिवर्सरी प्रोग्राम में आपका बैठना इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको दिला सकता है, क्योंकि आप वो विजन देखते हैं वहां पे बैठ के। दूसरा एग्जांपल मैं और देना चाहता हूं महावीर जी, जो आरसीएम की पहली एनिवर्सरी थी, कोठारी सर ने उसके बारे में बोला कि 3 रॉयल्टी चेयर उस एनिवर्सरी में थे। उस एनिवर्सरी में मैं कुछ लोगों को जोर जबरदस्ती करके, जैसे आप जोर जबरदस्ती करके लेके आते हो ना, वैसे जोर जबरदस्ती करके लेके आया था। और ये करके लेके आया था कि यार जयपुर घूमेंगे और अजमेर में भी जाके आएंगे, वो दरगाह भी देखेंगे और पुष्कर जी में जाके ब्रह्मा जी का मंदिर भी देखेंगे। तो ऐसे करते करते एक बस हमने बुक की थी, उस बस में चढ़ते चढ़ते सिर्फ 20 लोग रह गए थे, बाकी लोग बैकआउट हो गए थे। लेकिन उस 20 लोगों में से जिनको उंगली पकड़ के लाया गया था, उनमें पता कौन कौन थे? उनमें एक थे राकेश शर्मा जो अभी सफायर हैं, एक थे विजयपाल विरोधिया जो राज सफायर हैं, एक थे एस सत्री जो सफायर हैं, एक थे बलवान दीक्षित जो अभी सफायर हैं। और इस प्रकार के तमाम तरह के लोग थे उस एनिवर्सरी प्रोग्राम की वजह से, उसकी देन है वो। वहाँ वो बैठे, वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने आज के बाद टीचिंग से ज़्यादा इसको प्राथमिकता देनी। तो एनिवर्सरी का इतना इम्पैक्ट आता है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं। आप सब जानी जान है, सब कुछ जानते हैं आप लोग। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार व्हाट्सएप के लिए ताली जोरदार वाली बजाएं। बहुत बढ़िया सर। एक प्रोग्राम आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं, ये एग्जाम्पल है हजारों, और उसे हजारों एग्जाम्पल है। मैं बीसीजी के बारे में बता रहा था, तब बीसीजी स्टेज से बोलते थे कि आपको भरोसा हो या नहीं हो, घर वालों को हो या नहीं हो, पत्नी को हो या नहीं हो। जब ये बात बीसीजी बोलते थे ना, तो हम डायरी में बैठ के सोचते थे कि यार हम खुद पे नहीं कर रहे हैं, ये बंदा हम पे कर रहा है। तो वो बड़ा मोटिवेशन का कारण बनता था सर। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा 21,000 का जब चेक आया था, तो 20,000 रुपए की मैंने बस बुक कर ली थी साहब, श्री गंगानगर से भीलवाड़ा के लिए। तो मुझे घर पे बहुत डांटा पापा ने, तू पागल है, तू बेवकूफ है, बड़े वाला तो पैसा कमा रहा है, तेरे पास पहला चेक बड़ा आया और तूने 20,000 रुपये बस में लगा दिए। 54 लोगों को लेके गया था साहब मैं, और वापस आके उन लोगों ने काम किया। 20,000 वाला चेक अगले महीने डायरेक्ट 42,000 का गया था सर। और रिकॉर्ड टूटते हैं सर। और मेरा ऐसा मानना है सर कि आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी और सेल द स्टोरी का बिजनेस है सर। तो अगर आप अपनी स्टोरी को बड़ा बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त मौका है,
24 तारीख को। और वैसे भी मैं कहता हूं सर, जब हम 1 साल तक लगातार काम करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्रामों से बड़ी बैटरियां चार्ज नहीं होती सर। ये मोबाइल है ना सर, कई बार सर हैंग हो जाता है जब इसमें कोई डाटा आगे पीछे नहीं होता, तो फिर इसको फॉर्मेट मरवाते हैं सर। ऐसे ही सर जब 40-50 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं शादी को ना, तो नई नई जब वत्स साहब की शादी हुई होगी, तो शुरुआत में सर मैडम को पूरा आवाज नहीं देते होंगे, शुरुआत में पहले 2 शब्द ही बोलते होंगे, इतने में दीदी भाग के आती थी, हाँ बोलिए क्या कह रहे थे, कुछ बुलाया, आप मेरा आवाज नाम ले रहे थे क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जब नया था सर। और जब 30-40 साल थोड़ा सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है, रिश्तों में थोड़ी कटुता आ जाती है, थोड़ा सॉफ्टवेयर हैंग होने लग जाता है, जब 3-4 आवाज देते हो, सुदेश सुदेश सुदेश, तब आती क्या हो गया, मैं कोई काम कर रही थी, आपको क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या होता है सर, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। हालांकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं, वत्स साहब के साथ मैंने पर्सनल टूर किया है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को अगर ठीक करना है, अपडेट करना है ना, एनिवर्सरी प्रोग्राम एक नवीनतम का भाव लेके आता है। जब आप नीचे बैठ के किसी रॉयल्टी अचीवर की फैमिली को सेलिब्रेट होते हुए देखते हो, किसी पर्ल को सेलिब्रेट होते हुए देखते हो, एमराल्ड को, स्टार एमराल्ड को, रूबी को, स्टार रूबी को, तो आपके वो पुराने दिन एकदम से जाग जाते हैं कि यार हम भी कैसे भी ऐसे गए थे, पहली बार जब रॉयल्टी पे गए थे, पहली बार जब पर्ल पे गए थे, तब वो तरंगे पैदा होती है। तो आपका सॉफ्टवेयर जो हैंग होता है ना, वो वापस फॉर्मेट हो जाता है सर, और नए काम के लिए आप प्रेरित हो जाते हो। तो ये मौका है 24वीं एनिवर्सरी जो दिल्ली में हो रहा है, और मैं बड़ा ही एक्साइटमेंट में हूँ सर। 25,000 लोगों की 50,000 हाथ तालियां बजाएंगे। वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो सीटियां, वो हू हल्ला, वो तालियां, वो कैमरे की फ्लैश लाइटें, वो डीजे, वो स्टेज से किसी को इनवाइट करना, मेरे तो सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं एनिवर्सरी का नाम लेता हूं। मेरी कामयाबी का मैं मानता हूं सर सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि साल का एक बड़ा प्रोग्राम, और वो भी विद फैमिली अटेंड करना। कुछ लोग नीचे लिख रहे थे हम अचीवर हैं सर, हम पत्नी के साथ एंट्री करेंगे। बिल्कुल आपका पत्नी के साथ स्वागत है सर, आपको अलग बेस दिए जाएंगे। अगर आप अचीवर हैं, आप रॉयल्टी अचीव करके आ रहे हैं, तब भी आप फैमिली के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। वहां पे आपको, वहां पे गेट पे एंट्री करते ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको अलग से बेच मिलेंगे, अलग से आपको पास मिलेंगे। वहां पे चिंता मत करिए, पूरी व्यवस्था इस बार अलग तरीके से की गई है। और अब हम उस व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं सर, जिस व्यक्ति को हो सकता है आप देखते हो एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं है सर, वो एक पूरा साम्राज्य है सर। उनकी बातें, उनका विजन, उनकी सोच, उनकी प्लानिंग, उनकी हर चीज, उनके दिमाग दिलों से निकले हुए वाइब्रेशन, आज आरसीएम बिजनेस में जितनी पिने हैं, जितने लेवल है, जितने अचीवर है, आज आरसीएम बिजनेस में जो ये माहौल है, मुझे लगता है जिस भागीरथी से वो प्रवाहित हो रहा है, उसका नाम है सर बीसी छाबड़ा जी। आज जो भी शब्द आप हम तमाम अचीवरों के नाम से सुनते हैं ना मुंह से सर, वो हो सकता है सर आवाज हमारी हो, धड़कन हमारी हो, शब्द हमारे हो, एक्सप्रेशन हमारे हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति का जो उद्गम स्थल है वो आदरणीय बीसी छाबड़ा जी है। और परमात्मा ने शायद उनका नाम भी उसी समय रखा होगा, कोई दिव्य आत्मा ने जब जन्म लिया होगा तो भाग्य चंद छाबड़ा उनका नाम लिखा होगा। और मुझे लगता है सर आज आरसीएम बिजनेस में हजारों लोगों के भाग्य को चेंज करने वाली जो शख्सियत है, उनका हम जितना धन्यवाद दें उतना ऋणी है सर। आरसीएम परिवार हमेशा उनका ऋणी रहेगा, उनके वक्तव्यों का, उनके जोश का। शुरुआत की मीटिंगों में मुझे अच्छी तरह याद है, आगे की 3 रो हम खाली कर देते थे कि कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो पीछे जाके बैठेगा, आगे नहीं बैठेगा। क्योंकि जब बीसीजी बोलते थे ना सर, तो स्पीकर की वाइब्रेशन की 3 रो तक तो सर धड़कन जाती थी उनकी सर। लोगों को आरसीएम कम समझ में आता था, ये समझ में आता था कि ये जिंदा लोगों का एक महा अभियान है, और जिंदा लोग इसमें अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। और वो आए हैं इंसान बन के, जाएंगे महान बन के। वो जो उनकी एक एक शब्द है, वो लोगों में आज नए जीवन को रूपांतरित करते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, बीसीजी के साथ मैंने शुरुआत में जब रॉयल्टी अचीवर था, तो मैंने 7 दिन का एक टूर बनाया था बीसीजी की। जहां जहां मीटिंग होती थी मैं वहां जाता था उनके पीछे पीछे। और बहुत सारे जीवन को परिवर्तित करने वाली दिव्य आत्मा हमारे बीच में है। क्यों इंपॉर्टेंट है एनिवर्सरी, कैसे तैयारी करें, किन लोगों को लेके आए, एडवांस में क्यों पहुंचना है। 10 बजे प्रोग्राम हमारा राइड स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 5-6 बजे प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाएगा। आप एक दिन पहले पहुंचिए, अच्छी नींद लेके पहुंचिए, थोड़ा रेस्ट करके पहुंचिए, ताकि आपकी टीम को आप ऊर्जा दे पाओ, आपकी टीम के हर साथी से मिल पाओ। ये सारी चीजें बीसीजी हमें समय समय पे बताते हैं। तो मैं जोरदार करतल ध्वनियों के साथ आदरणीय रिस्पेक्टेड एक बार बीसीजी को इन्वाइट करना चाहता हूं। तालियां चाहिए सर, जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, मुस्कुराहट के साथ वेलकम, स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत 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 दिल से सभी साथियों का, सभी ऊर्जावान व्यक्तियों का और सभी भविष्य के सितारों का मैं सलाम करता हूं।
और कितने जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे को लगता है कि दुनिया तो रेत और पत्थरों को ढेर देखती है, मैं तो डायमंड के ढेर देखता हूँ। मुझे तो डायमंड ही डायमंड नजर आते हैं। और ये एक बात मैं आपको कहूं, और मैं दावे से कह सकता हूं क्योंकि हर घटना का गवाह मैं रहा हूं, आरसीएम आज आपको जहां भी दिखाई देता है, जहां भी, जो भी नंबर वन, नंबर सुपर नंबर वन, उसमें से एनिवर्सरी को गायब करा दो तो आरसीएम जीरो है। ये मैं प्रूफ के साथ कहने वाला हूं। और आप जहां पर भी हैं उसमें से भी एनिवर्सरी को हटा दो तो आप भी जीरो। ये ताकत है एनिवर्सरी। अब मैं आपको थोड़ी सच्ची घटनाएं बताता हूं। अगर चौथी एनिवर्सरी में ताल कटोरा स्टेडियम में मुकेश कोठारी करोड़पति बन के खड़ा नहीं होता तो मैं दुनिया को कभी भी नहीं समझा सकता था कि 3 जोड़ी कपड़े पहनकर एक आदमी करोड़पति बन सकता। ये कोई समझने के कैसे लिए तैयार हो जाएगा? वो कोई भी उतनी बड़ी बात कहने के लिए उतना बड़ा माहौल और उतना बड़ा वातावरण भी चाहिए। कोई सी भी बात कहने के लिए वो माहौल चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी 2 घटनाएं 3 घटनाएं सुना देता हूँ। और जितने भी लोगों को आप देख रहे हो उनका जन्म मतलब दिखाई कुछ और देता हो, लेकिन एनिवर्सरी ही एकमात्र वजह है। अब मैं इसकी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आरसीएम की शुरुआत पैंट पीस से हुई थी, 24 साल पहले हुई थी। 24 साल पूरे हो चुके हैं। 2024 की एनिवर्सरी है और 24वीं एनिवर्सरी है। इसके बाद आपको सब कुछ 24 का मिलने वाला, क्योंकि ये गोल्डन एनिवर्सरी है जिसके बाद आरसीएम गोल्डन दुनिया में प्रवेश करने वाला। इसकी झलक अक्टूबर के महीने में महावीर ने दिखा। अब गोल्डन दुनिया में, और उस दिन आप टीसीजी का स्पीच सुनेंगे तो टीसीजी का नया रूप देखेंगे। आपने टीसीजी के अनेक रूप देखे हैं, लेकिन टीसीजी का असली रूप, वो विशाल व्यक्तित्व, वो उदार हृदय और वो डांटने वाला चेहरा उस दिन कितना उद्गार कैसे खिला खिला होगा, क्योंकि आप खिले खिले होंगे। और जो विजन वो आपको देने वाले हैं वो जो, तो मैं अब आपको थोड़ी छोटी छोटी घटनाएं सुना देता हूँ। आरसीएम पैंतीस से शुरू हुआ था। 4 महीने 5 महीने 6 महीने मेरा कपड़े का व्यापार था। परिवार के सदस्य होने के नाते ज्वाइनिंग हमारी पहली हो गई थी। अब मैं बाद में, परिवार के सदस्य होने के नाते ज्वाइनिंग हमारी पहले ही हो गई थी। और खाली पैंतीस के अलावा कुछ था नहीं, कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई वंडरवर्ड नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई मतलब सेमिनार नहीं, कुछ मतलब कुछ, क्या बोलूं, कुछ भी नहीं था। नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ था ही नहीं। इनकम का एग्जाम्पल नहीं, कोई बोलने वाला लीडर नहीं, सुनने वाले लोग नहीं, मीटिंग होती नहीं थी, प्लान शो जरूर होते थे। और 4-6 महीने में लोग लगभग लगभग थक गए और लगभग लगभग कंपनी में 4-5 ज्वाइनिंग बच गए। ऐसे समय में जब मुझे इस काम को जिम्मेदारी के साथ दिया गया, मैंने पूछा कब तक, उन्होंने कहा मरते दम तक। और इतना मैं जानता था कि उनके शब्दों की ताकत क्या होती है। फिर मैंने लोगों को इकट्ठा किया और उनको एक ही शब्द का, मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। और आपको रोल्टी, पहली एनिवर्सरी पर मैं आपकी रोल्टी का सेलिब्रेशन ऐसा करूंगा कि देवता भी आसमान से उतरकर धरती पर देखने आएंगे। और जो लोग आएंगे दिमाग में आरसीएम को नहीं, रोल्टी को लेकर, वो ये नहीं पूछेंगे कि आरसीएम के पास क्या है, वो ये देखेंगे कि आरसीएम के पास रोल्टी है। वो पहली एनिवर्सरी के गवाह वत्सा भी है, विजेंद्र जी भी है, और जितने भी लीडर पहली एनिवर्सरी के गवाह वो सब आज कामयाबी की फतेह पाए। अगर उन्होंने छोड़ा नहीं है आरसीएम को तो वो सब आज बड़े मुकाम। पहली एनिवर्सरी हो पाई इसलिए आरसीएम चल पाए। पहली एनिवर्सरी तक आरसीएम के पास में प्रोडक्ट नहीं थे, डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, लेकिन रॉयल्टी जैसा मुकाम था और उसका शानदार सेलिब्रेशन था। इसलिए लोग वहां से और कुछ नहीं देखा, रॉयल्टी का सपना उन्होंने लिया। और रॉयल्टी के सपने ने आरसीएम की दूसरी एनिवर्सरी को पैदा किया। और दूसरी एनिवर्सरी में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम 1750 लोगों की कैपेसिटी में
5,000 लोग आए थे और कहते हैं कि अंदर वालों को पूरा जो दिखता उतना ही समझ में आता है, लेकिन बाहर वालों को कई गुना ज्यादा देखने के बाद तो चेहरा नजर आता है, पर नहीं देख पाओ, घूंघट में देखो तो सारा नूर नजर। तो जो बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने आरसीएम को, जो अंदर थे वो तो रॉयल्टी का सपना, क्योंकि सेकंड एनिवर्सरी जयपुर बिरला हॉल, तीसरी एनिवर्सरी दिल्ली त्यागराज और चौथी एनिवर्सरी दिल्ली तलकटोरा स्टेडियम, मुकेश कोठारी पहला करोड़पति। और बस पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ गया, लाखों लोगों को हिंदुस्तान के कोने कोने में ये बात समझ में आ गई कि 3 जोड़ी कपड़े पहन के अगर ये करोड़पति बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। बातें नहीं समझाती है, घटनाएं समझाती, और हिंदुस्तान जाग उठा। तो आरसीएम को और किसी चीज ने नहीं चलाया, आरसीएम को एनिवर्सरी ने चलाया। और जो एनिवर्सरी को जिन्होंने पकड़ लिया वो आज कामयाबी के मुकाम पर है। और इतिहास कहता है कि कामयाब लोगों को फॉलो करो। अब कामयाब लोगों ने जो किया, अगर उन्होंने कोई एनिवर्सरी, मैंने 24 एनिवर्सरी में से एक भी एनिवर्सरी मिस नहीं करी, कोविड की भी नहीं करी, वत्स साहब ने नहीं करी, विजेंद्र जी ने नहीं करी, राजा राम जी ने नहीं करी। अगर वो नहीं कर रहे तो आप भी मत करो, सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन अब एक थोड़ी सी चेतावनी दे देता हूं, जो चाल है जो बता देता हूं। इस बार यूएस ने एक फैसला किया कि 3-4 हजार टिकट गायब कर दिए कि ये रिलीज ही नहीं करने, ताकि दूसरी एनिवर्सरी में बिरला ऑडिटोरियम के जो लोग बाहर धक्के खाए थे उससे आरसीएम चला है, तो धक्के इस बार भी खिला। अब फैसला आपको करना है कि धक्कों से समझना है या अंदर आके समझना। वो तो होगा, वो होगा, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में देखो अब। लेकिन अब क्योंकि आज यहाँ लीडर्स के साथ मीटिंग की गई है, टेक्निकल अचीवर्स के साथ मीटिंग की गई है, और मैं आज आपको राज की बात बता देता हूँ। आम आदमी जिन चीजों में गिरा हुआ होता है, आम आदमी आम क्यों होता है? क्योंकि वो अपने दुश्मनों को दोस्त मान के बैठ जाता है। वो समझता सच्चे दोस्त तो मेरे यही है। आम आदमी के सच्चे दोस्त कौन होते हैं? उसका आलस्य, उसका अलबेलापन, उसकी बहानेबाजी, उसकी कमजोर आदतें, उसकी कमजोर मान्यताएं, उसकी कमजोर धारणाएं और कमजोर संगत। उसको लगता है वहां जाने वाले बेवकूफ समझदार तो मैं हूं। लेकिन लीडर बैठे हो आप, और लीडर वो होता है जो लोगों को वहां लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जा सकते। बीइंग ए लीडर, आपको किसी को किडनैप करके उठा के भी लाना पड़े तो ये एज ए लीडर यूर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप उसको आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, कमजोर आदत, कमजोर मान्यताओं से छुड़ाने वाले। वो जिनको अपना दोस्त समझ रहा वो उसके दोस्त नहीं, उसके दुश्मन है। और उन दुश्मनों से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी जो निभाए वही तो है लीडर। इसलिए लोग मना कर रहे हैं तो करना उनका ड्यूटी है, वो उनका नेचर है। भाई फॉलो करना लीडर का नेचर है, हम फॉलो कर रहे हैं ना। और भूल जाना आम आदमी का नेचर है, भटक जाना आम आदमी का नेचर है, और उसको फिर राह पे लाना लीडर का नेचर है। तो बीइंग ए लीडर आपकी ड्यूटी बनती है कि इस बार की एनिवर्सरी में लोग ऑडिटोरियम में नहीं आए, लेकिन दिल्ली आए और धक्के खाए। आरसीएम को गोल्डन युग में प्रवेश करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, टिकट मिले नहीं मिले, जो टिकट लेंगे वो भाग्यशाली है। 5,000 लोग बाहर हो, 10,000 लोग बाहर हो, रेवाड़ी की 1.5 लाख लोगों की एनिवर्सरी आज तक पूरे हिंदुस्तान की 2 लाख कंपनियों को हमने ऐसे ही नहीं धोया। आज 24 साल पूरे हो चुके हैं, और 24 साल पूरे करने वाली कंपनियों में 2-4 कंपनियां ही है, बस आप जानते हैं अच्छी तरह से, इनके पास सबके ट्रैक रिकॉर्ड है। 24 साल पूरे करने वाली कंपनियों में आरसीएम पहले स्थान पर है, और 2 लाख कंपनियों को बंद होते हुए हमने देखा है, क्योंकि वो अपनी एनिवर्सरियां अगली एनिवर्सरी नहीं कर पाए। आप भाग्यशाली हो कि आपको हर एनिवर्सरी मिल रही है, और 24वीं एनिवर्सरी आपकी कामयाबी को 24 की तरफ ले जाने वाली एनिवर्सरी मिल रही है। तो मैं आपको ज्यादा कुछ कहूं वो उचित नहीं लगता मुझे। बीइंग ए लीडर, आप आज कुछ कहो कि आज हम वचन देते हैं कि इस बार नजारा कुछ और होगा,
वत्साप बैठे हैं, महावीर बैठा, मुकेश बैठा, बड़े बड़े सीनियर लीडर बैठे हैं। आज बोलने की बारी हमारी नहीं है, आज बोलने की बारी हमारी आपकी है। लीडर हैं तो जिम्मेदारी आपकी। अगर लीडर हैं तो मामले को आउट ऑफ कंट्रोल, दुनिया का एक रूल है, ट्रेडिशनल बिजनेस है मेरे पास, मेरा गिरनार सिंथेटिक का बिजनेस है, वो कंट्रोल में होता है तो मैं कामयाब होता हूँ, कंट्रोल के बाहर हो जाए तो मेरा नुकसान चालू हो जाए। लेकिन आरसीएम का नेचर है, कंट्रोल के बाहर हो जाए तो कामयाब हो जाए। कंट्रोल के बाहर करना है, कंट्रोल में नहीं रखना है, कंट्रोल के बाहर। कामयाबी का एक ही तरीका, कंट्रोल के बाहर। जिस दिन आपको पता ही नहीं चले कि मेरा एक रॉयल्टी अचीवर गुवाहाटी में कब पैदा हो गया है, कि एमरल्ड कब बन गया, आपके कंट्रोल के बाहर चला गया ना, सिस्टम कंट्रोल कर। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो उस लीडर के वचन सुनना चाहता हूँ जिसने आज संकल्प लिया है कि अब तक जो कुछ भी मैंने सोचा उससे अलग सोचने के लिए आज यहाँ बैठा हूँ। और जो सबसे पहले बोलेगा वही सच्चा लीडर है, जो बोलेगा वो इतिहास के पन्ने खोलेगा। और कहते हैं ना कि बड़ी सोच का बड़ा जादू और बड़े विजन के बड़ी कामयाबी आ नहीं सकती। मैं घंटों बोल सकता हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि 24 साल की यूनिवर्सिटियां देखी मैंने, और 24 साल की हर यूनिवर्सिटियों से नए सितारों को पैदा होते हुए देखा मैंने। तो मैं एक एक नहीं, दो दो घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं बोलना, मुझे आपको सुनना है कि आप क्या करिश्मा इस 24वीं यूनिवर्सिटी में करने की ताकत रखते हैं। बीइंग ए लीडर, आपके पास क्या तैयारी है? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार बीसीजी के लिए ताली जोरदार बजाएं, बहुत सारी शानदार चीजों से अवगत करवाया सर। और इस बार हाउसफुल रहेगा सर, नो डाउट, एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। आज हमने सुबह से अभी तक सर लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला बोल रहा है सर इतनी गैदरिंग आएगी तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे। हमने कहा वो कंट्रोल का काम आपका है, हम अंदर हम संभालेंगे, बाहर आप संभालना है। पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पूरी बड़ी प्लानिंग बड़े स्तर की हो रही है सर। और पहली बार सर हजारों लोगों को हम रॉयल्टी के रूप में सम्मानित कर रहे हैं, उनको ट्रॉफियां दे रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे जोड़े से, बिल्कुल जोड़े से आइए सर, मोस्ट वेलकम। तो सब लोगों को ले नहीं पाएंगे सर, एक बार डिजिटल हैंडराइज करके बता दीजिए बीसीजी को कि इस बार आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। नीचे लिख रहे हैं सर, कुछ लोग मैं कह रहे हैं बहुत 200 टिकट ले दिल ली, से कोई कह रहा कहना है चाहता हूँ, 700 टिकट ले ली, कोई कह एक रहा है बात 500 नहीं, टिकट ले ली। एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, जी सर। एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में पहला मौका है कि कामयाबी आपको मिले और जश्न पूरा भारत मनाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीचे अपने लिख रहे हैं टिकट सर से बहुत आना सारे है। लोग, कोई कह रहा है 200 टिकट ले ली, कोई कह रहा है 300 ले ली, कोई कह रहा है नहीं, 700 अब ले जो ली। बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके परिवार, जिस परिवार ने कभी जिंदगी में ट्रॉफी नहीं देखी हो, मेडल नहीं देखा हो, बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं देखा, उसके हाथ में ट्रॉफी देखकर वो परिवार धन्य धन्य हो जाए। और हर रॉयल्टी अचीवर को ट्रॉफी मिल रही है, अपने परिवार को मत छोड़ना। ये मौका करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके अपने परिवार को कभी नहीं दिखा पाओ कि आपके हाथ में ट्रॉफी। उनकी आंखें उस समय कितनी, मतलब खुशियों से भर जाएगी। जिस बच्चे को उन्होंने नालायक समझा, जिस बच्चे के हाथ में उसने कभी स्कूल की सर्टिफिकेट में पास होते हुए नहीं देखा, जिसके हाथ में कभी कोई मेडल नहीं देखा, ट्रॉफी नहीं देखी, डंडे डंडे देखे, उस बच्चे के हाथ में ट्रॉफी देखकर वो परिवार कितना धन्य हो जाए, वो रिश्तेदार कितने धन्य हो जाएंगे। वो लम्हा, वो घड़ी आपके जीवन की सबसे कीमती घड़ी होगी, जब आपके अपने, जिन्होंने आपको अपने, मतलब मैं अपनी पत्नी को जब पहली बार लेके गया, पहली बार मुंबई, कलकत्ता, हर बार उसकी जुबान से एक ही बात थी, अरे तुम्हें तो दुनिया बहुत मानती है। मैंने कहा भगवान तुम कब मानती हो? तो आपको अपने परिवार को लाना है, अपनी पत्नी को लाना है, उसको दिखाना है। ये 25,000 लोग, ये 50,000 आंखें, और जिनका कामयाबी जिनको मिल रही है ना, उनको नशे के साथ आना, दल बल के साथ आना है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपके लिए ताली बजाने आ रहा है। जो जिसके लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन तरसते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स तरसते हैं। अरे सलमान को देख के कितने लोग सलमान बनना चाहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, मैं उस दुनिया का आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपको देखकर पूरा हिंदुस्तान आपके जैसा बनना चाहेगा। वो लम्हा आपको मिलेगा, और उस घड़ी में आपके भाव कैसे होंगे
जब आपकी ट्रॉफी लेने के लिए आप मंच पर जा रहे हो, आपकी पत्नी आपके साथ में हो, आपकी वो चाल कैसी होगी, आपकी वो नजर कैसी होगी, आपकी वो कल्पनाएं कैसी होगी, जिस समय पूरा हिंदुस्तान आपको निहार रहा होगा, उस लम्हे से अपने रिश्तेदारों को वंचित मत रखना, उस लम्हे से अपनी पत्नी को वंचित मत रखना, किराए का हिसाब मत लगाना, गणित में मत उलझ जाना। जिंदगी की सारी गणित फेल हो जाएगी जब आपका परिवार उस सीन में आपको देखेगा। तो वो जब लम्हा है, मौका है, मौका है, और इस मौके का फायदा उठा लिया तो पूरी जिंदगी बन जाएगी मौका, और जो गणित में उलझ गया उसकी जिंदगी भी है धोखा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार सर। आपके शब्दों को तो मन करता है सर सुनते ही रही, पर क्या करें सर, घड़ी की टिक टिक ने वक्त को रोक दिया है सर, 9 बज गए हैं। तो आज के प्रोग्राम को हम इधर ही समाप्त करेंगे सर। बड़ी प्लानिंग करिए, बड़ी तैयारी करिए। और वैसे भी कहते हैं सर, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अमीर है, एक वो लोग हैं जो मिडिल मैन है, एक वो लोग हैं जो वो गरीब है। अमीर कौन बनता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले अपने आप में बदलाव कर लेता है। मिडिल मैन वो होता है जो वक्त बदलने के साथ बदलता है। और गरीब वो रह जाते हैं सर जो वक्त बदलने के बाद बदलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम अभियान डेफिनेटली सर फ्यूचर का है, विजन वाले लोगों का है, लीडरशिप का है। तो आप बड़ी प्लानिंग करें। और जो अचीवर आ रहे हैं वो डेफिनेटली अपनी पूरी टीम के साथ तैयारी करें। और टिकट एडवांस में अगर आपने अभी नहीं लिया है तो आप जहां से भी मिले आप एडवांस में जरूर प्लानिंग करें। वरना क्या होगा, कई बार ऐसा होता है एक बड़ा अचीवर बाहर खड़ा रहता है, उसकी टीम देखती है उसको कि यार ये मेरा बड़ा अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, इसने भी नहीं ली, ये भी बाहर घूम रहा है, कह रहा है 1 टिकट दे दो, 2 टिकट दे दो, 5 टिकट दे दो। तो एक्चुअल में क्या होता है, फिर टीम में उसकी अच्छी इमेज नहीं जाती है। आज की मीटिंग करने का केवल ये उद्देश्य ही था कि पर्ल एंड अबो को ये सूचना ही दी जाए कि आप अपनी टिकट एडवांस में ले लें ताकि आपको वहां धक्के नहीं खाने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। और जिन लोगों ने जोरदार तैयारी की है, पूरी टीम के साथ बैठे हैं, डेफिनेटली उनको फायदा हुआ होगा। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मुकेश कोठारी सर, आदरणीय वत्स साहब और गुरुदेव BC छाबड़ा जी, जिन्होंने बहुत सारी चीजों से हमें अवगत करवाया। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ, चेहरे पे एक बड़ी स्माइल के साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, ऊर्जावान रहिए, हमें से आगे बढ़ते रहिए और जीत का परचम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे डंका बजाते रहिए। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। जीवन का बड़ा गोल बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए और फिर पूरी ताकत के साथ उसमें डट जाइए। कामयाबी आपका जरूर इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग को इधर ही समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और घड़ी का टाइम स्टार्ट हो चुका है सर, टिक टिक चालू हो चुकी है सर। 24 नवंबर का दिन आपका बड़े वाले ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लोज करते हैं सर मीटिंग की। थैंक यू। एक बार मैं सभी को अनम्यूट करता हूं सर। यस आई कैन डू इट जरूर बोलेंगे सर, ताकि पता चले सर कि आप में कितना जोश है। आपका जोश पूरा चाहता है। I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. Yes, yes, I can do it. Yes, I can do it. I can do it. I can do it.